इस फनी और रोमांटिक ड्रामा के सेकंड पार्ट के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि इतना सारा चेरी खाने की वजह से जीजी एक्चुअल में चोक करने लगती है। यान ने उसे पहले ही कहा था कि अगर वो ऐसा करेगी तो वो एक्चुअल में चोक करने लगेगी। वो उसे थूकने के लिए कहता है। जैसे तैसे करके जीजी उन सारे चेरीज को थूकती तो है, लेकिन एक उसके गले में अटक जाता है, जिसको कि यान हेल्प करता है बाहर निकालने में। आफ्टर दैट जीजी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। यान ये देख करके थोड़ा सा परेशान हो जाता है कि कहीं वो एक्चुअल में उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, और फिर जल्दी जल्दी सीपीआर दे करके उसे होश में लेकर के आता है। उन दोनों के बीच अभी ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर यान की मॉम आ जाती है और उन्हें ऐसा लगने लगता है कि वो दोनों एक्चुअल में रोमांस कर रहे हैं। दोनों ही यहाँ पर काफ़ी ऑकवर्ड हो जाते हैं और एक्सप्लेन करने लगते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है। उसकी मॉम अभी दोनों को शादी करने का जिद पकड़ करके बैठी हुई थी, लेकिन दोनों ही इस बात को अपोज कर रहे होते हैं। यान फ्रेशन अप होने के बहाने अपने कमरे में चले जाता है। उसकी मॉम जीजी को रोकने का कोशिश करती है, लेकिन वो फरार हो जाती है। अगले दिन यान जीजी को उसका पर्स लौटाने के लिए वहाँ जाता है और वो उससे कहता है कि देखो इस तरीके से तुम मुझसे शादी कर लो, तुम्हारा इसमें कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन वो साफ मना कर देती है कि भाई मुझे तुमसे शादी करना ही नहीं है, तुम मेरे टाइप के नहीं हो। ये सब कुछ अभी चल रहा था, तभी जीजी को उसके फादर का कॉल आता है और उसके फादर उसे कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए ब्लाइंड डेट अरेंज किया है, वहाँ चले जाना, वरना तुम्हारी मॉम का ट्रीटमेंट का मैं रुकवा दूंगा। ये बात यान सुनता है तो कहता है मतलब तुम एक ब्लाइंड डेट पर जा सकती हो, लेकिन मेरे साथ शादी नहीं कर सकती। जीजी कहती है हाँ। यान बाहर जाकर के सोचता है कोई बात नहीं, उसे खुद कुछ दिनों में पता चल जाएगा कि एक्चुअल में मेरी वाइफ बनना उसे कितना ज़्यादा पावर प्रोवाइड कर सकता है। जीजी ऑलरेडी परेशान थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इधर यान की माम उसे कॉल करके डांट लगाती है कि जीजी अच्छी लड़की है और जीजी का उसे ख्याल रखना चाहिए, उसे मना करके घर लेकर के आओ। अगले दिन जब जीजी अपने डैड के साथ ब्लाइंड डेट पर जाती है तो वो बहुत ही बुरा जाता है। वो अपने डैड पर गुस्सा करने लगती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं, ये इंसान उसकी उम्र का है और वो किसी और से उसकी शादी ऐसे इंसान से कैसे करा सकते हैं। उसके फादर कहते हैं अपनी मॉम का ट्रीटमेंट कराना चाहती हो तो तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, लेकिन वो ऐसा करने के लिए रेडी नहीं थी यहाँ पर। और फिर वो सोचती है कि वो कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकले। उसका डैड सीधे क्लियर कर देता है कि अगर वो शादी नहीं करेगी तो फिर वो उसकी मॉम का ट्रीटमेंट रुकवा देंगे। जीजी भी गुस्से में कह देती है कि ठीक है, मैं अपनी मॉम का ट्रीटमेंट का पैसा खुद ही देख लूँगी। और अब उसे आता है यान का याद। हॉस्पिटल से उसे कॉल आता है कि जीजी के पास सिर्फ कुछ दिन बचे हैं जहाँ पर कि वो अपनी मॉम का ट्रीटमेंट करा सकती है, क्योंकि इस तरीके से अगर वो नहीं कराई तो हॉस्पिटल के बिल्स बंद हो जाएंगे। वो यान से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर कि यान थोड़ा सा भाव खा रहा था। वो किसी और लड़की के साथ यहाँ पर आया था जीजी को शो ऑफ करने के लिए। जीजी यहाँ पर यान को रिक्वेस्ट करती है कि बस से शादी करने के लिए तैयार है। अब जीजी वापस आई थी तो थोड़ा सा तो भाव खाएगा। वो कहते हैं जैसे तुम्हें पता है कि मुझसे शादी करने के लिए लड़कियों की लाइन लगी हुई है, अब तुम दोनों ही मुझसे शादी करना चाहते हो तो चलो तुम दोनों कम्पीट करो, दोनों में से जो अच्छा होगा मैं उस लड़की से शादी कर लूँगा। अब यहाँ पर वो जानबूझ करके जीजी का थोड़ा सा मजाक उड़ाने के लिए ऐसा कर रहा होता है। वो दोनों लड़कियाँ आपस में लड़ने लगती है और जैसे तैसे करके जीजी यहाँ पर यान को कन्विंस कर लेती है उससे शादी करने के लिए। यान जीजी को कार में बिठाता है, उस लड़की को कहता है मैंने तुम्हें एक्टिंग करने के लिए ही यहाँ पर लाया हुआ था और चलो अब तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मेरा सेक्रेटरी तुम्हें 5 मिलियन दे देगा। रास्ते में वो उसे समझाता है कि हम 1 साल के लिए शादी करने वाले हैं मोस्टली, और आगे का आगे देखा जाएगा, और यहाँ पर बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो जीजी सिर्फ अपनी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए जितने पैसे से चाहिए होते हैं उतने पैसे का डिमांड करती है। यान को लगता है कि वो बस एक्टिंग कर रही है, लेकिन अपनी मॉम के कहने की वजह से वो जीजी से शादी कर लेता है। शादी का सर्टिफिकेट लेकर के आने के बाद जीजी कन्फ्यूज थी कि उसने सच में एक स्ट्रेंजर से शादी कर लिया, बट जो भी हो वो हैंडसम तो है ना, कम से कम उसके डैड के लाए हुए लड़कों की तरह तो नहीं है। दूसरी तरफ यहाँ जीजी को कहता है कि अब जब वो दोनों शादी कर चुके हैं तो यहाँ पर उन दोनों को एक साथ रहना होगा, वरना उसकी मॉम को डाउट होगा और जीजी को यान को हस्बैंड कहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि अब अगर वो हस्बैंड घर पे नहीं कहेगी तो उसकी मॉम को लगेगा कि ये इतना ज़्यादा वियर्ड है। तो जीजी यहाँ पर उसे हस्बैंड बोलने की कोशिश करती है, हालांकि ये उसके लिए बहुत ही वियर्ड था और वो बेचारी हकला करके बोल रही होती, बट फिर भी वो जैसे तैसे करके यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल आउट करती है। घर जा कर के वो लोग उसकी मॉम से मिलती हैं तो उसकी मॉम
खुश हो जाती है, गॉड को थैंक्स बोलने लगती है और कहती है कि चलो अब जब तुम दोनों ने शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है तो पब्लिकली मैं तुम दोनों की शादी कराती हूँ। लेकिन यान और जीजी कह रहे थे कि मॉम आपका ब्रेस्ट कैंसर पहले ट्रीट करना ज़्यादा ज़रूरी है, पहले हम वो करते हैं। अब यान की मॉम सोचती है उन्होंने तो बीमारी का बहाना बनाया था, अब अगर वो ट्रीटमेंट के लिए जाएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा। और जैसे तैसे करके कुछ और दिनों के लिए अपने ट्रीटमेंट को टालने का कोशिश कर रही थी और ये दोनों ने फोर्स कर रहे होते हैं कि मॉम को जल्द से जल्द ट्रीटमेंट शुरू करना चाहिए वरना प्रॉब्लम बढ़ सकती है। उसकी मॉम खुश होकर के कहती है कि मैं तुम दोनों के लिए वेडिंग रूम डेकोरेट करने के लिए जा रही हूँ। जीजी ये सुन कर के शौक हो जाती है उसकी मॉम के जाने के बाद। वो यान से कहने लगती है कि क्या सच में हमें सेम कमरे में रात गुजारनी पड़ेगी? वो कहता है ऑब्वियसली अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं तो एक ही कमरे में तो रात गुजारनी होगी ना। वो यहाँ जानबूझ करके जीजी को थोड़ा सा छेड़ रहा होता है और उसकी थोड़ी सी मजबूरी भी थी क्योंकि उसकी मॉम ने इस तरीके से ज़िद पकड़ा हुआ था तो वो कुछ कर भी नहीं सकता था। अब जीजी परेशान, वो यान के साथ कैसे ही नाइट स्पेंड कर सकती है। थोड़ी देर बाद उसकी मॉम उन लोगों के लिए वेडिंग रूम तैयार करती है। अब वो लोग जब देखने के लिए जाते हैं तो उसकी मॉम ने यहाँ पर उन दोनों को अपना हनीमून नाइट मनाने के लिए बोला हुआ था। जीजी को चीज़ें एक्सप्लेन करने के लिए कुछ इरोटिक बुक्स भी उन्होंने रखा था जो देख कर वो काफ़ी ज़्यादा साई फील करने लगती है। यान यहाँ पर आता है, उसकी मॉम कमरा बंद करके दरवाजे के बाहर ही खड़ी थी। अब ये बात यान को अच्छे से पता था, उसकी मॉम भी बहुत ही ज़िद्दी और इतनी आसानी से जाने नहीं वाली है। तो वह जीजी को कह रहा था कि तुम्हें एक्टिंग करनी पड़ेगी कि एक्चुअल में हम दोनों रोमांस कर रहे हैं, तभी मेरी मॉम को भरोसा होगा कि हम दोनों अपना रोमांस कर रहे हो, तब वो वहाँ से चली जाएगी। लेकिन जीजी ने पहले कभी ऐसा किया नहीं था, दैट्स व्हाई यहाँ पर यान उसे सिखा रहा था कि उसे क्या बोलना है। अब बोलते बोलते उसे सिखाते सिखाते वो कब उसे लेकर के फील करने लगता है उसे खुद भी नहीं पता था। उसकी मॉम सोचती हैं कि चलो बढ़िया है, इन दोनों के बीच चीज़ें सही जा रही हैं। वो वहाँ से चली जाती है और बेचारे हमारे यान भाई साहब को कोल्ड वाटर बाथ लेने के लिए चले जाना पड़ता है अपनी फीलिंग को कंट्रोल करने के लिए। जब वो यहाँ पर आता है तो फिर जीजी उसे कहती है कि तुम अपने कमरे में कब जा रहे हो सोने के लिए? तो वो कहता है मॉम ने कमरा बाहर से बंद कर दिया, अब आज रात तो हमें यहीं बितानी पड़ेगी। अब जीजी सोच रही होती है कि यार यान के साथ वो कैसे एक बेड पर रह सकती है, लेकिन उसकी मजबूरी है। यान की मॉम ने जो जीजी को नाइट ड्रेस दिया था वो पहन करके चुपचाप सोने के लिए चली जाती है। जब यान भाई साहब आते हैं तो वो तो मस्त मस्त जीजी को ताड़ते ही रह जाते हैं। वो बेचारा जैसे तैसे अपनी फीलिंग को कंट्रोल करके जीजी के बगल में ऐसे चिपट करके सो जाता है और जीजी एक कोना पकड़ लेती है। अगली सुबह जब वो जगती है तो उसकी नींद काफ़ी अच्छी पूरी हुई थी, लेकिन वो बगल में यान को देख करके चिल्लाने लगती है क्योंकि वो नंगू पुंगू सोया हुआ था। यान जीजी को छेड़ते हुए कहता है, ओ कम ऑन, तुम एक डॉक्टर हो, तुमने ऑलरेडी मेरा सारा बॉडी पार्ट तो देख ही लिया है, तो इसमें फिर शर्माने वाली क्या ही बात है। वो उसे कहती है उस समय मैं एज डॉक्टर तुम्हें चेक कर रही थी। उसे कहता है कि तुमने इसी की पढ़ाई की थी? वो कहती है कि नहीं मैं सर्जन बनना चाहती हूँ, लेकिन एक्चुअल में मैं इंटर्नशिप पे हूँ। तो यान उसे कहता है वो हमारा ही हॉस्पिटल है, तुम्हें सर्जन डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र करा दूँगा। ये सुनते ही वो बहुत ही खुश हो जाती है और उसे हक कर लेती है और कहती है तुम सच में मेरे लाइफ के लकी चार्म हो। और वो यान की बड़ाई करने लगती है कि तुम कितने अच्छे हो। वो एक अच्छी सर्जन बनकर अपनी मॉम का एक्चुअल में ट्रीटमेंट करना चाह रही थी। इसके बाद वो रेडी हो करके हॉस्पिटल के लिए निकलती है, जहाँ पर कि उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है हॉस्पिटल का बिल भरने के लिए, वरना मॉम का ट्रीटमेंट रोक दिया जाएगा। अब यहाँ पर वो यान को मैसेज करती है, शादी के बाद उसने उसकी मॉम का ट्रीटमेंट के लिए भी पैसा नहीं दिया था ना, दैट्स वाई। और दूसरी तरफ यान वहाँ पर अपने उस ऑफिस कलीग और फ्रेंड के साथ था, जिससे कि एनी से ब्रेकअप के बाद उसकी मॉम दिमाग ख़राब करती थी तो वो उसे अपना बॉयफ्रेंड बना करके घूमा करता था। वो एक्चुअल में लड़कों में इंटरेस्टेड था, लेकिन यान नहीं था। उसके फ्रेंड को पता चल गया था कि उसने जीजी से शादी कर लिया। अब यहाँ पर जीजी उसे मैसेज करती है पैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, तो वो थोड़ा सा भाव खाने के बाद उसे पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। उसके फ्रेंड को लगने लगता है कि इनके बीच चल के रहा है, वो इतना सारा पैसा क्यों ही ट्रांसफ़र कर रहा है। जीजी उसे पूरा थैंक्स वैंक्स का मैसेज करने लगती है कि उसने उसे पैसे एक बार में इतनी आसानी से भेज दिए। वो उसे कॉल करके कहता है कि मुझे सिर्फ थैंक्स से काम नहीं चलेगा, मुझे सिंसेरिटी चाहिए। जीजी को वो आज रात अपने साथ ही रुकने के लिए कहता है तो वो बहाना कर देता है कि वो उसकी मॉम के साथ रहना चाहती है, वो उसकी मॉम को मिस कर रही है।
यहाँ नौकी कह देता है, लेकिन उसे लग रहा था कि शायद वो उसे कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगी हैं। दैट्स वाई वो उसके मॉम के साथ उसके रिलेशनशिप को ठीक करना चाह रही है, लेकिन जिजी तो यहाँ पर यान को इग्नोर करना चाह रही थी। दैट्स वाई वो यहाँ पर उसकी मॉम के साथ रहने के लिए सोच रही होती है। वो अपने डॉर्मेट्री से सारी चीज़ों को पैक करके लेके आती है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर थे। यान उसे कहता है कि इन चीज़ों को लेकर के जाने की क्या ही ज़रूरत है, तुम्हें नया खरीद दूँगा। लेकिन ये जीजू से कहती है कि मेरी मॉम की तरफ से दिया गया है तो मैं इन्हें नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो फिर यान जीजी को ऐसे गोद में उठाता है और जीजू को कार की डिक्की में रखता है और फिर जीजी को वहाँ से लेकर के जाता है। जीजी को लग रहा था कि यान शायद उसे किस करने के लिए आगे बढ़ रहा है, लेकिन बस वो उसे फॉरहेड पर किस करता है और कहता है तुम्हें मैं इतना ठरकी लगता हूँ, इतना भी ठरकी नहीं हूँ मैं, चल रहो। फिर वो उसे घर लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसकी मॉम सोच रही होती है कि जीजी यहाँ क्या कर रही है, उसे तो यान के साथ रहना चाहिए। जीजी कहती है मॉम मैं आपके साथ रहना चाह रही हूँ, मैं आपको मिस कर रही थी। उसकी मॉम खुश हो जाती है कि नॉर्मली बहुएं तो अपनी सास से अलग रहती है, लेकिन हमारी बहू तो बिल्कुल अलग है। अब यहाँ पर वो दोनों प्लान बना रहे होते हैं कि एक कमरे में तो सो नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मॉम रहेगी तो एक ही कमरे में सोना पड़ेगा। वो लोग यहाँ पर मॉम को ट्रीटमेंट कराने के लिए बोल रहे होते हैं। उसकी मॉम कहने लगती है अच्छा पापा ठीक है, अब जब तुम लोग इतना ज़िद कर रहे हो तो मैं ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी हूँ। लेकिन उन्हें डर था कि अगर वो ट्रीटमेंट कराने के लिए जाएंगी तो उन्हें पता चल जाएगा कि एक्चुअल में उन्हें कोई कैंसर वैंसर नहीं है। जब वो लोग सोने के लिए जाते हैं तो उसकी मॉम यान को वो चाइनीज़ सूप ले आकर के पिला देती है, जिसके बाद कि यान के अंदर कुछ अलग ही फीलिंग जागने लगती है। वो जीजू से पूछती है क्या हुआ, तो वो जीजू को ऐसे गोद में उठा लेता है और कहता है अब हम दोनों हस्बैंड वाइफ है ना, तो फिर इन चीज़ों को मैं ज़्यादा दिनों तक रोक नहीं पाऊँगा। जीजी यान के फेस को देख करके समझ जाती है कि ज़रूर ही उसे किसी ने कोई दवा वगैरह दिया है, दैट्स वाई वो ऐसा बिहेव कर रहा है। वो जीजी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है तो जीजी यान को ऐसे बेहोश कर देती है। लेकिन वो डॉक्टर थी, वो जानती थी कि अगर इस सूप का असर कम नहीं हुआ तो फिर यान के बॉडी में रिएक्शन होगा, तो वो डॉक्टर होने के नाते यान का यहाँ पर हेल्प करती है। कुछ घंटों बाद जब वो जगता है तो वो उसे पानी दे रही थी ताकि वो पी के रिलैक्स हो सके। कल रात के बाद वो यान को याद दिलाती है कि तुम्हारी मॉम के सूप की वजह से उसने क्या हरकत किया था। तो यान जी से पूछता तो तुमने मेरी क्या हेल्प की। जीजू से कहती है वही जो डॉक्टर होने के नाते मुझे करना चाहिए था। अब यान यहाँ पर जीजी की तरह शटर करने लगा था, अकलाने लगा था, वो काफ़ी एम्बेरस था। तभी उसकी मॉम यहाँ पर आती है। वो दोनों आपस में वैसे भी लवी डबी कपल होने का बिहेव कर रहे थे। उसकी मॉम कहती है जल्दी से जल्दी मुझे एक पोता या पोती दे दो, मैं घर पर बोर होते रहती हूँ और मुझे एक बच्चे चाहिए, मैं पाल लूँगी, तुम लोगों को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगा। अब यहाँ पर जीजी और ज़्यादा ऑकवर्ड हो जाती है। उसकी मॉम के जाने के बाद वो यान को साफ मना कर देती है कि भाई ये सब कुछ नहीं करने वाली। यान कहता है तुम्हें कितने पैसे चाहिए, तुम बोलो, जितने पैसे तुम्हें चाहिए मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बेबी तो करना पड़ेगा। जीजी कहती है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम में और मैं तुम्हारे साथ बेबी नहीं करने वाली हूँ। वो उसे दाँत काटती है और वहाँ से चली जाती है। यान सोचता है ये लड़की के अलग नखरे हैं, उसे इतने अच्छे खासे पैसे मिल रहे हैं फिर भी वो मना कर रही है। और नीचे जाती है और फिर यान की मॉम को लेकर के ट्रीटमेंट कराने जाती है, जहाँ पर कि ट्रीटमेंट कराने जाने पर जीजी को पता चल जाता है कि उसकी मॉम को कोई बीमारी नहीं है। एक्चुअल में उसकी मॉम बहाना करने लगती है कि शायद कि तुम दोनों की शादी होते ही मैं पूरी तरीके से ठीक हो गई होंगी, लेकिन जीजी समझ जाती है कि उसकी मॉम झूठ बोल रही है। उसे कहने लगती है कि मॉम आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पर सोच रहा था कि जीजी इतना क्यों गुस्सा हो गया, उसने ऐसा क्या कह दिया। उसका फ्रेंड वहाँ पर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें आइडिया दे सकता हूँ कि लड़कियों को कैसे पढ़ाते हैं। यहाँ सुनने में इंटरेस्टेड था क्योंकि वो एनी से 6 ईयर बिफोर रिलेशनशिप में था। 5 ईयर्स बिफोर उन दोनों का ब्रेकअप हो चुका था, उसके बाद वो कोई लड़की के कॉन्टैक्ट में नहीं था। तो उसका फ्रेंड यहाँ पर उसे कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स देता है कि घर जा कर के वो जीजी को कैसे मनाएगा। दूसरी तरफ यान की मॉम कहती है एक्चुअल में मेरा बेटा शादी नहीं कर रहा था, दैट्स वाई मैंने यहाँ पर बीमारी का बहाना बनाया था। जीजी कहती है ठीक है मॉम, अच्छी बात है, आप ठीक हो, हेल्दी हो, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन इस तरीके से अगर जान को ये बात पता चलेगा तो वो कितना बुरा लगेगा कि आपने झूठ बोल कर उसे ब्लैकमेल करके शादी कराया है। उसकी मॉम कह रही होती है यान को फ़िलहाल नहीं बताने के लिए, वो उसे बाद में बताएगी।
तभी वहाँ पर जीजी के मॉम डैड आ जाते हैं। यान के मॉम को नहीं पता था ये लोग कौन हैं। जीजी कहती है कि मॉम आप बाहर जाओ, मैं इन लोगों से बात करता हूँ। वो चुपचाप बाहर चली जाती है और वो लोग यहाँ पर जीजी पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम्हारी बहन का इंगेजमेंट होने वाला है और तुम्हें वहाँ पर आना है। जीजी आने से मना कर देती है। तो वो लोग कहते हैं कि तुम्हारी मॉम का कार एक्सीडेंट मैंने वापस से चेक कराया हुआ है और उस इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट मेरे पास है। अगर वो रिपोर्ट तुम चाहती हो तो तुम्हें कल इंगेजमेंट पार्टी में आना पड़ेगा। जीजी को अपनी मॉम के बारे में जानना था कि आखिरकार उतने साल पहले उस कार एक्सीडेंट में क्या हुआ था। दैट्स वाई वो आने के लिए रेडी हो जाती है। बाहर जाकर के यान की मॉम सोच रही होती कि उसके घर वाले कितने ज़्यादा बदमाश है, जीजी के साथ कैसे बिहेव करते हैं। तभी उसके मॉम डैड यहाँ पर बाहर आते हैं। तो वो लोग इस तरीके से जो है यान की मोमो से परेशान करने लगती है और बोलती है कि तुम लोग तो मॉम डैड कहलाने के लायक भी नहीं हो। लेकिन वो लोग जैसे ही यान की मॉम पर अटैक करने वाले थे तभी वहाँ पर जीजी आ जाती है और उन्हें कहती है तुम लोग यहाँ से जा रहे हो या फिर मैं गार्ड्स को बुलाऊँ। यहाँ पर फिर उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। घर जाकर के वो ये बात किसी को शेयर नहीं करती है। यान यहाँ पर अपनी फ्रेंड की बात मान करके जीजी को सॉरी बोलने के लिए आया था, लेकिन स्टिल सॉरी बोलने के बजाय वो एटीट्यूड दिखा रहा होता है और यहाँ पर इस तरीके से उसे सॉरी बोलने के बजाय रोमांस करने का कोशिश करता है कि ताकि शायद यहाँ पर वो मान जाए। लेकिन जीजी और ज़्यादा भड़क जाती है और वो उस पर गुस्सा करने लगती है और बोलती है कि तुम्हारा हर वक्त का ऐसा बिहेवियर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो यहाँ पर यान को छोड़ करके दूसरे कमरे में चली जाती है। उसकी मॉम यहाँ पर यान से बात करने के लिए आती है और बोलती है कि मुझे पता है कि तुम एक्चुअल में उसे पसंद करते हो और चलो मैं तुम्हें कुछ हिंट देती हूँ कि तुम्हें क्या करना है यहाँ पर और किस तरीके से यहाँ पर तुम्हें जो है उसे मनाना है। अब वो मानने के लिए तो तैयार हो जाता है। यहाँ पर वो उसे बताती है कि जीजी के मॉम डैड ने इस तरीके से उसे एंगेजमेंट में बुलाया है, तुम्हें जा कर के उसकी हेल्प करनी है। तो वो यहाँ पर मान जाता है। फिर अगले दिन जीजी इस तरीके से एंगेजमेंट के लिए जा रही होती है। वहाँ पर वो यान को कहती है जाओ और उसे तुम्हें प्रोटेक्ट करना है, ये बात तुम्हें पता है ना। तो वो बोलता है कि हाँ मॉम मुझे सब पता है। फिर इस तरीके से वो लोग जो है निकल जाते हैं। दूसरी तरफ जब जीजी वहाँ पर पहुँचती है तो एक्चुअल में जो लड़के से उसकी बहन अभी इंगेजमेंट कर रही थी वो उसका एक्स फियांसे था। वो कहता है आई नो कि तुम अभी मुझे पसंद करती हो, लेकिन यहाँ पर देखो ऐसा मत करना और मैं इससे प्यार करता हूँ, दैट्स वाई मैं यहाँ पर इससे शादी वादी करने के लिए आया हुआ हूँ। तो वो कहती है मुझे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि एक्चुअल में तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है या फिर क्या नहीं चल रहा है। मैं बस अपनी मॉम का इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट यहाँ पर लेने के लिए आई हूँ, तुम उसे दे दो, मैं चली जाऊँगी। तभी वहाँ पर जो यान था उनके सपोर्ट में आ जाता है और यहाँ पर यान के आती हैं। शुरुआत में तो वो लोग उसे पहचान नहीं पाते हैं और फिर यहाँ पर जब उन्हें पहचानते हैं तब वो एक्चुअल में शॉक हो जाते हैं कि ये इतनी अमीर लड़के से कैसे शादी कर सकती है भला। उसे खुद समझ में नहीं आ रहा था। वो लोग उसे कहते हैं तुम लोगों ने मेरी वाइफ को परेशान किया है और अब तुम लोग नहीं बचने वाले हो। वो उन्हें वहाँ होटल से बाहर निकाल देता है और कहता है आज के बाद तुम दोनों इस होटल में कभी नहीं आ पाओगे। और फिर इस तरीके से अपने रिलेशनशिप को अनाउंस कर देते हैं कि मैं इसका हस्बैंड हूँ। वो जीजी को कहता है अब यहाँ पर रिलेशनशिप अनाउंस हो चुका है, अब डिवोर्स के बारे में तुम नहीं सोच सकती हो। जीजी को नहीं पता था कि यान एक्चुअल में उससे प्यार करने लगा है, दैट्स वाई वो ये सब कुछ कर रहा है। अब यहाँ पर इस तरीके से जो उसकी मॉम का था वो रिपोर्ट लेकर के जीजी देखने लगती है। उस रिपोर्ट में दिख रहा था कि उसकी मॉम ने खुद को ही हर्ट किया है। वो नींद की दवा पी करके कार के आगे आ गई थी, लेकिन उसकी मॉम की ये बात जीजी मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो भी अपनी मॉम को जानती थी। जीजी कहती है मैं जानती हूँ रिपोर्ट फेक है, मैं अपनी मॉम के इस मैटर को री इन्वेस्टिगेट कराऊंगी और इसके पीछे जो भी होगा उससे जेल भेज करके रहूँगी। अब उसकी फैमिली डरने लगती है क्योंकि अभियान जीजी के सपोर्ट में था। उन्हें पता था कि अगर यहाँ पर जीजी का सपोर्ट उसने किया तो उनकी पोल जो है जल्दी ही खुल जाएगी। वो लोग घबराने लगते हैं। बाहर जा कर के जीजी को वो कहता है कि डोंट वरी मैं तुम्हारा हेल्प करने वाली हूँ। जीजी कहती है अब तो तुम्हारी मॉम की तबीयत भी ठीक है तो हम इस रिलेशन को डिसकंटिन्यू करते हैं। यान कहता है नहीं इसकी ज़रूरत नहीं है, हम रिलेशन ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर मेरी मॉम तुम्हें पसंद करती है और दैट्स वाई मैं इस रिलेशन को कंटिन्यू करना चाहता हूँ। जीजी कहती है ठीक है तो हम तब तक इस रिलेशन को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि हम दोनों को कोई और प्यार करने वाला नहीं मिल जाता, मतलब हमें तब तक किसी और से प्यार ना हो, इसके बाद हम उसे डिसकंटिन्यू कर देंगे। यान
यान मान जाता है। जीजी वहाँ से हॉस्पिटल जा कर के अपनी मॉम से मिल रही होती है। यान उसे फॉलो करके देखता है तो वह समझ जाता है जीजी ने झूठ नहीं बोला था, उसे एक्चुअल में उसकी मॉम के ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए हुए थे। वो यहाँ पर आता है तो वह नर्स को कहता है उसे कैश काउंटर की तरफ लेकर के जाने के लिए। वहाँ जाकर के वो जीजी के मॉम को हॉस्पिटल का बिल 3 साल के लिए पे कर देता है। फिर वह करके कहता है एक्चुअल में मैंने सिर्फ 3 साल के लिए इसलिए पेमेंट किया है क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि इस 3 साल में तुम एक अच्छी सर्जन बन जाओगी और अपनी मॉम को पूरी तरीके से ठीक कर दोगी। जीजी ये बात सुन करके काफ़ी इमोशनल हो जाती है और वो यान को हक कर लेती है। उनके वहाँ से जाते ही हम लोग देखते हैं जीजी की स्टेप मदर यहाँ पर आती है और एक स्लो पॉइज़न जीजी की मॉम को वो हमेशा दिया करती थी, जिस वजह से कि वो होश में ही नहीं आ पा रही होती है। दूसरी तरफ वो दोनों घर पहुँचते हैं, उसकी मॉम उन दोनों को साथ में देख करके बहुत ही खुश हो जाती हैं और कहती हैं कि फाइनली भगवान ने हमारी बात सुन ली। अब वो दोनों अपने कमरे में सोने के लिए जाते हैं। दोनों यहाँ पर जैसे ही रोमांस करने के लिए एक्चुअल में जा रहे थे, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया था कि दोनों एक दूसरे के लिए फील रखते हैं। जीजी को यहाँ पर पीरियड्स आ जाते हैं। अभियान यहाँ पर जीजी के लिए बहुत सारे सैनिटरी पैड्स लेकर के आता है क्योंकि उसे नहीं पता था कि जीजी कौन सा यूज़ करती है। वो वॉशरूम में चली जाती है, तभी वहाँ पर यान को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे बताता है उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है उसके बच्चे के साथ। अभियान ये सुन करके शॉक्ड हो जाता है। वो कहता है कि हमें उसे जीजी से दूर रखना होगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जीजी हर्ट हो, मुझे उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना है। कह के वो फ़ोन रख देता है। जीजी यहाँ पर आती है, उसे नहीं पता था कि यान की कोई एक्स गर्लफ्रेंड वापस आ गई है। उसे बस इतना पता था कि यान की कोई एक्स गर्लफ्रेंड है, उसकी मॉम ने उसे बताया था। फाइनली वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन उसके आगे वो दोनों नहीं बढ़ सकते थे। यान अपनी फीलिंग को कंट्रोल करता है और वो बस जीजी का केयर करते हुए उसे आराम करने के लिए कहता है। जीजी उसे कहती है कि तुम सच में मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना चाहते हो ना। यान कहता है हाँ ढक्कन लड़की, तुम्हारे अलावा और कोई मेरी लाइफ में नहीं है। यहाँ पर अगली सुबह वो जीजी के लिए ब्राउन शुगर बनाता है उसकी मॉम। यान और जीजी के स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को देख करके बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही होती है। तभी यहाँ पर यान को उसके फ्रेंड का कॉल आता है कि उसकी बेटी ऑफिस में आकर के तमाशा कर रही है, जल्दी से आ जाने के लिए। यान कहता है ऑफिस में कुछ प्रॉब्लम हो गया और वो जल्दी जल्दी निकलता है। इधर यान की मॉम जीजी से कहती है हमने किसी बच्चे का आवाज़ सुना क्या। जीजी ने सुना था, लेकिन वो बोल देती है उसके मॉम से, कह रहे नहीं नहीं आपने गलत सुना होगा, मैंने तो कुछ नहीं सुना। अब उसे लगने लगता है कि चल क्या रहा है। यान उसे चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। फिर वो वहाँ से निकल करके अपने हॉस्पिटल के लिए चली जाती है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो यान की एक्स एनी यहाँ पर जानबूझ करके जीजी से चेकअप कराने के लिए आ जाती है और वो बातों बातों में ये दिखा रही होती है कि वो ही यान की एक्स गर्लफ्रेंड। उसे पता था कि जीजी से यान ने शादी कर लिया है। वो उसे वॉलपेपर दिखाती है यान के साथ वाला। दूसरी तरफ यान अपनी बेटी को ऑफिस में संभाल रहा होता है और वो उसे डैड करके पुकार रही होती है। ये बच्ची एक्चुअल में काफ़ी बदमाश थी क्योंकि एनी ने उसे इसी तरीके से पाल पोस करके इन 5 सालों में बड़ा किया था। एनी यहाँ पर शो ऑफ कर रही होती है और जीजी को उसका पैर चेक करने के लिए बोलती है। जीजी यहाँ पर डॉक्टर होने के नाते एनी का पैर अच्छे से चेक कर रही थी। तभी वहाँ पर उसे यान कॉल करता है पता करने के लिए कि वो किधर गई है। उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल गई है चेक कराने के लिए। उसे डाउट हो रहा था कि वो जानबूझ करके जीजी से मिलने के लिए गई है, उसे प्रोवोक करने के लिए। जैसे उसे पता चलता है कि हाँ वो सच में जीजी से ही मिलने के लिए गई है, क्योंकि वो कॉल पर जीजी की वॉइस सुन लेती है। एनी ने जानबूझ करके कॉल को स्पीकर पर रखा हुआ था तो वो जल्दी जल्दी यहाँ आने लगता है। वो अपनी बेटी को भी साथ में यहाँ पर लेकर के आया हुआ था। बाहर वो लोग मिलते हैं तो एनी को वो कहता है तुम इसे बाहर लेकर के जाओ, मैं जा रहा हूँ अपनी वाइफ से मिलने के लिए। उसने एनी को चीज़ें पहले ही क्लियर कर दी थी और कहता है तुम्हें पता है कि तुम्हारा काम था सिर्फ इस बच्चे को पालना, ज़्यादा चीज़ों की उम्मीद मत रखना, हमारा ऑलरेडी ब्रेकअप हो चुका है। फिर वो जीजी से मिलने के लिए जाता है। वो जानता था कि सिर्फ ऑब्वियस की जीजी गुस्सा ही होगी, उसे मनाने का कोशिश कर रहा होता है। जीजी इतनी आसानी से नहीं मानने वाली थी। वो बहुत कोशिश करता है जीजी को मनाने का, उसे एक्सप्लेन करने का कि उसके और एनी के बीच में कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन उसने जो वो बच्चे की आवाज़ सुनी थी, उस चीज़ को सुन करके जीजी इन बातों को कैसे इग्नोर कर सकती थी। लेकिन यान जब उसे मनाता है और भरोसा दिलाता है कि नहीं वो अब सिर्फ जीजी से प्यार करता है, एनी उसके लाइफ में कोई इन्फ्लुएंस नहीं करती है। 5 ईयर्स बिफोर ही उनका ब्रेकअप हो चुका है तो जीजी एक पर और यान पर भरोसा करने का डिसाइड करती है। ये देख करके एनी को बहुत गुस्सा आता है। वो पिछले 5 सालों से इन चीज़ों का इंतज़ार कर रही थी और अभी यान अब उसे छोड़ करके किसी और से शादी कर लिया है।
दूसरी तरफ जीजी जब घर जाती है तो यान की माँ उसे कहती है, मैंने ना तुम दोनों के लिए कुछ सरप्राइज़ प्लान किए हुए हैं। वो जीजी को कमरे में लेकर के जाती है तो इस तरीके से हर रोल प्ले करने के लिए उसने डॉक्टर और नर्स के बहुत सारी चीज़ों को वहाँ रखा हुआ था। ये देख करके वो दोनों ही काफ़ी ऑकवर्ड फील करने लगते हैं। जीजी कहती है, मॉम आप ये सब कुछ कहाँ से सीख रही हो? उसकी मॉम कहती है, मैंने इंटरनेट पर देखा था, यंग कपल को इन चीज़ों को ज़रूरत पड़ती है अपने प्यार मोहब्बत को आगे कंटिन्यू करने के लिए। मॉम के जाने के बाद यान जीजी को छेड़ रहा होता है कि तुम इन चीज़ों को पहन के क्यों नहीं दिखाती हो। जीजी कहती है कि तुम्हें पता है कि मॉम सिर्फ मजाक कर रही हैं। यान कहता है हाँ, वो यहाँ पर जीजी को समझ रहा था। तभी वहाँ पर उसे कॉल आता है कि एनी इंजर्ड हो गई है, शायद उसके घर पर किसी ने हमला किया है। जीजी यान से पूछती है कि क्या वो बच्चा तुम्हारा है? यान कहता है हाँ, वो बेबी मेरा है, मैं आ करके तुम्हें सारी चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, प्लीज़ मेरा इंतज़ार करना। ऐसा कह के वो एनी को देखने के लिए जाता है। वो घर पर इंजर्ड पड़ी हुई थी, काफ़ी खून बह रहा होता है, उसे चाकू लगा था। वो जल्दी जल्दी उसे उठा करके हॉस्पिटल लेकर के जाता है, जहाँ पर किसी सर्जन थी तो वो उसको ट्रीट करती है। पहले एनी का जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी था। एनी अपना डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाती है। उसका बच्चा यहाँ पर आता है और वो कहती है कि तुम बुरी लड़की हो, तुमने मुझसे मेरे डैड को छीन लिया। यान कहता है तुम कहो तो मैं दूसरे डॉक्टर का इंतज़ाम करता हूँ, लेकिन जिसे कहती है कि नहीं, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे अपने डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाना है। ऐसा कह के वो एनी का ऑपरेशन करने के लिए चली जाती है। जब वो ऑपरेट करके आती है तो वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन यहाँ पर जीजी को डाउट था कि यहाँ पर वो चोट उसे खुद से लगाई है, ना कि किसी ने उस पर अटैक किया, लेकिन वो इस बारे में कुछ बोलती नहीं है। यहाँ पर जब एनी को होश आता है तो वो जीजी को थैंक्स कहती है उसका हेल्प करने के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ पर वो बच्ची यान को डैड डैड कह के पुकार रही होती है और उसे बुरा कह रही थी कि तुम बुरी हो, तुमने मेरी मॉम को मेरे डैड से अलग कर दिया है। अब वो उसे एक्सप्लेन करने का कोशिश करता है, लेकिन नैनी कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पहले मुझे मेरे रूम तक छोड़ करके आओ। जीजी कहती है वैसे भी तुम्हारी पूरी फैमिली है तो मैं अब तुम्हारी फैमिली के बीच नहीं आना चाहूँगी। ऐसा कह के वो अपने डिपार्टमेंट में चली जाती है। यान फ़िलहाल उसे उसके कमरे में छोड़ने के लिए जाता है, जहाँ पर कि हम लोग देखते हैं कि वो उसे नर्स अरेंज कर दिया था। और वहाँ से जब लौट रहा होता है रैनी उसे कहती है कि तुम मुझे अकेले छोड़ करके क्यों जा रहे हो, तुम्हें पता है कि मैं इतना तुमसे प्यार करती हूँ। यान कहता है कि 5 साल पहले हमारे बीच सब कुछ ख़त्म हो चुका है। वो जीजी को देखने के लिए चले जाता और वो अपना गुस्सा छोटी बच्ची पे निकाल रही थी। जब वो वहाँ पर जाता है तो जीजी उससे सिर्फ एक ही बात क्लियर पूछती है, क्या वो बच्चा तुम्हारा है? यान उसे एक्सप्लेन करता है कि एक्चुअल में 6 साल पहले इस बच्ची के मॉम डैड गुजर गए थे, मुझे इस पर बहुत ही तरस आ रहा था, दैट्स वही मैंने उसे अडॉप्ट कर लिया था। एनी ने भी ज़िद किया था इस बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इस बच्चे को लेकर के वो मुझे बाद में ब्लैकमेल करने वाली है। मुझे लगा कि ये लड़की है और ये बच्चे को अच्छे से संभाल लेगी। ब्रेकअप के बाद वो फ़ौरन चली गई थी इस बच्चे को लेकर के, लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो वापस इस तरीके से हमारी लाइफ ख़राब करने के लिए आ जाएगी। जिसे यहाँ पर यान की बातों पर भरोसा करती है। वो दोनों ही यहाँ पर एनी को हॉस्पिटल में उसके कमरे में देखने के लिए जाते हैं, जहाँ पर कि वो अभी बच्ची जीजी की तरह वैसे ही बिहेव कर रही होती है और गलती से उस बच्चे के मुंह से निकल रहा था कि एनी ने खुद नाइफ़ मारा है। ये बात देख करके जीजी समझ जाती है और वो यहाँ पर यान को कहने लगती है कि एनी ने तुम्हें अपना बनाने के लिए सब कुछ किया है, उसने खुद को हर्ट जानबूझ करके किया है ताकि वो तुम्हारी सिंपैथी पा सके। यान उसे 50 मिलियन दे करके उस बच्ची को लेकर के जाने के लिए कह रहा था, लेकिन जीजी का कहना था कि ये बच्ची एनी के साथ रहने के लायक नहीं है। तुमने देखा ना उसके साथ उसने कैसा बिहेव किया। जब उसका पोल खुल जाता है तो एनी यहाँ पर 100 मिलियन का डिमांड करती है। यान तो पैसे देने के लिए तैयार था, लेकिन जीजी उसे साफ तौर से मना कर देती है और कहती है इसे कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही बुरी लड़की है, इसे मॉम बनने का कोई हक नहीं है। वो लोग उस बच्ची को वहाँ से लेकर के जाते हैं और यान पूरी तरीके से एनी से अब अपना रिलेशन तोड़ चुका था है, लेकिन वो बच्ची अब भी एनी को अपनी मॉम मान रही होती है, लेकिन उसे कन्विंस करना कौन सी बड़ी बात थी। घर जाने पर यान की मॉम को पता चलता है कि एनी किस तरीके से उस बच्चे को लेकर के यान को ब्लैकमेल कर रही होती है, तो वो उसे ऑर्फनेज भेजने के लिए बोलती है, लेकिन जीजी मना कर देती है और कहती है कि नहीं, वो इस बच्चे को पालना चाहती है क्योंकि यान को उस बच्चे से लगाव है। बदले में वो यान की मॉम को प्रॉमिस करती है कि 1 साल में मैं आपको आपका पोता या पोती ज़रूर दे दूँगी, दैट्स वही हमें ये मौका देने के लिए। तो फिर उसकी मॉम मान जाती है। यान पूछने लगता है तुमने मेरी मॉम को ऐसा क्या कह दिया? जीजी कहती है मैं तुम्हारी मॉम को कहा कि 1 साल में यहाँ पर हम उन्हें उनकी पोता या पोती दे देंगे, दैट्स वे वो मान गई। यहाँ जेसी को कमरे में रोमांस करने के लिए लेकर के जाता है। अब भाई बेबी करने के लिए प्रोसेस तो करना होगा ना,
वो दोनों यहाँ पर फाइनली इंटीमेट होते हैं। जिजी यहाँ पर बहुत ही ऑकवर्ड फील हो रही थी। यान फ्रेशन अप होने के लिए जाता है तो जिजी को उसके मॉम डैड का कॉल आता है और कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर यान से हमारी कंपनी के लिए 1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट नहीं लेकर के आओगे तो हम तुम्हारी मॉम का ऑक्सीजन मास्क हटा देंगे और अब वो इस दुनिया में नहीं बचेगी। जीजी कहती है कि ठीक है, वो हॉस्पिटल आ रही है और तब तक उसकी मॉम को हाथ भी नहीं लगाने के लिए। यान जीजी को हॉस्पिटल छोड़ने के लिए जाता है। तब तक जीजी उसे कुछ भी नहीं बताती है, लेकिन यान को डाउट हो रहा था। उसका बिहेवियर काफ़ी वियर्ड है, वो इस तरीके से क्यों बिहेव कर रही है। वो जीजी से पूछता भी है लेकिन जीजी उसे इस बारे में नहीं बताती है। वहाँ जाने पर उसे ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर जीजी पैसे लेकर के आई होगी, लेकिन वो साफ तौर से मना कर देती है कि वो यान से पैसे कभी भी उनके लिए नहीं लेने वाली है। तो वो लोग उसकी मॉम को मारने का जान से धमकी देने लगते हैं और इधर यान को पता चल जाता है कि जीजी अपनी फैमिली से इस तरीके से लड़ने के लिए गई हुई है। इसी वजह से वो इतना वियर्ड बिहेव कर रही थी, तो वो हॉस्पिटल में जीजी को सपोर्ट करने के लिए आ जाता है। यहाँ पर उसने उसके मॉम डैड के खिलाफ सबूत जमा कर लिया था कि वो लोग इतने साल से किस तरीके से उसकी मॉम को धीरे धीरे स्लो पॉइजन दे और एक्सीडेंट भी उसके डैड ने ही कराया है। तो उन दोनों को पूरी ज़िंदगी के लिए यहाँ पर जेल हो जाता है। स्लो पॉइजन के एक्स्ट्रा डोज की वजह से उसकी मॉम को होश तो आता है, लेकिन वो बस अब कुछ चंद दिनों के मेहमान रह गई थी। इतने सालों से उन्हें जो पॉइजन दिया जा रहा था, इस वजह से वो ज़िंदा नहीं रहने वाली थी। उसकी मॉम को होश आता है तो जीजी यहाँ पर यान से इंट्रोड्यूस कराती है कि ये उसका हस्बैंड और ये बहुत ही अच्छा है, ये उससे बहुत ही प्यार करता है। यान की मॉम भी यहाँ पर जीजी के मॉम से मिलने के लिए आती है और वो उसे पूरा भरोसा दिलाती है कि वो उसे कभी भी हर्ट नहीं होने देगी और वो हमेशा ही उसका ख्याल रखा करेगी। यहाँ पर फाइनली वो दोनों उसके मॉम के सामने शादी कर लेते हैं और उसकी मॉम अब ना इसके बाद ये दुनिया छोड़ करके चली जाती है। यान और जीजी हमेशा के लिए हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं और हमारा ये ड्रामा यहीं पर ख़त्म कर दिया जाता है। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी वर्जन में। तब तक के लिए कीप लिसनिंग।